अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज के नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और आपको मलिक जी ऑफिशियल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के लोगों की मुलाकात हुई है और इलेक्शन के बारे में और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले पिछले व्लॉग में जैसे मैंने जिक्र किया था कि मौलाना फजल रहमान की पीटीआई के बैरिस्टर सैफ साहब और मोहम्मद अली ख़ान और असद कैसर साहब से मुलाकात हुई है। ना सिर्फ मुलाकात हुई है बल्कि खाना भी और इकट्ठी नमाज भी उन्होंने पढ़ी है। तो ये उसमें यानी कि अभी तक यही आ रहा है कि वो एक तो उनकी खुशदामन फौत हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब की, उसकी ये अफसोस के लिए गए थे और उधर कुछ सियासी बातें भी हुई थी जिसके बारे में मुख्तलिफ राय दी जा रही है। लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है आपको कि मौलाना फजल रहमान और जो जरदारी साहब हैं इन्होंने यकदम यानी कि लेवल फील्ड प्लेइंग की बात करनी शुरू कर दी है और पीटीआई के लिए एक नरम गोशा रखना शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में जैसे मैं कि आपको यानी कि बताऊं कि जो चीज़ें पहले नज़र आ रही होती हैं ना, एक्चुअल ऐसा हो नहीं रहा होता। जैसे कोई जमात अगर यकदम जुडिशरी की हमायत शुरू कर देती है, यकदम उसके दिल में अदलिया की आज़ादी की तहरीक जाग जाती है, तो वो सिर्फ यानी कि अदलिया के लिए नहीं होता, उसके लिए कुछ अपने मकासद भी होते हैं। जैसे जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब की हम तहरीक देखते थे तो तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें उनके साथ थी। तो वो जहाँ तक वो जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी के साथ थे, वहीं पे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी गिराना चाहते थे। यानी कि ये उन पाकिस्तानी सियासी जमातों को उस वक्त ही जुडिशरी की आज़ादी, उस वक्त महंगाई, उस वक्त पार्लियामेंट की बलादस्ती याद आती है जब इनके साथ अपने भी मफादात होते हैं। जब तक इनके अपने मफादात नहीं होते तो ये जनाब महंगाई को भी सरफ नज़र कर देते हैं, अदलिया की आज़ादी को भी सरफ नज़र कर देते हैं और पार्लियामेंट को भी सरफ नज़र कर देते हैं। तो ये इनको उस वक्त चीज़ें याद आती हैं। तो इस वक्त जो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान को लेवल फील्ड प्लेइंग याद आ रही है, इसके बारे में भी इनके अपने कुछ मकासद हैं जो मैं आपके बारे इसके इधर थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करूँगा। ये जो अभी नज़र आ रहा है ना, पीटीआई पे एक मुश्किल वक्त आया हुआ है और पीटीआई के इमरान खान से अगर बाहर आ गए तो उनको शायद अभी कैंडिडेट भी ना मिले, क्योंकि जितने उनके कैंडिडेट्स थे 80% वो मुख्तलिफ पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं या सियासत से तायब हो चुके हैं। तो मौलाना फजल रहमान और आसफ जरदारी देख रहे हैं कि हालात अगर इसी तरह के रहे तो हो सकता है नून लीग इस पोजीशन में आ जाए कि वो अगली हुकूमत खुद ही बना ले। जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपने इंटरव्यू में बता रहे थे, जो मेयर कराची रहे हैं, कि वो कहते हैं कि अगर नून लीग सेंटर पंजाब में अच्छी कारकर्दगी ना दिखाती या ज़बरदस्ती जो आरोज़ के दफ्तर के सामने धरने दे के इन्होंने रिज़ल्ट लिए थे, जैसे सरगोदा में, गुजरांवाला में और लाहौर में, तो शायद हमें 3-4 सीटें मिल जाती। लेकिन नून लीग की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हमें सीटें नहीं मिल सकी, क्योंकि आरओ सिस्टम तो बैठा हुआ था, सीटें तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ने देनी थी। तो नून लीग के सेंटर पंजाब की परफॉर्मेंस की वजह से इनको सीटें नहीं मिल सकी। इसी तरह जरदारी और मौलाना फजल रहमान इस खतरे का में हैं या इस खतरे को देख रहे हैं कि अगर इसी तरह इलेक्शन हो जाते हैं और कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं पीटीआई को और इमरान खान जेल के अंदर ही रहते हैं, तो फिर नून लीग पंजाब में से सीटें निकाल जाएगी और केपीके और बलूचिस्तान जैसे बाप पार्टियाँ चल रही है, तो हमारी उनको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जब हमारी उनको ज़रूरत ही नहीं रहेगी तो फिर वो 5 साल असी धक्के ही खावांगे। इन्हों का मतलब है कि 5 साल फिर वही धक्के थे, वही अपोजिशन। हालांकि अब यानी कि ये जो सियासी पार्टियां बड़ी हैं सवाई इमरान खान के, इनके दरमियान अंडरग्राउंड ये समझौता हो चुका है कि हम जब भी इलेक्शन होगा तो कोई भी पार्टी जीतेगी तो उससे 5 साल पूरे करने देने हैं और यानी कि मुखालफ अराकीन को खाम ही गिरफ्तार नहीं करना है। ये इनका एक आपस में अंडरग्राउंड मुआहदा है। लेकिन इमरान खान इसमें नहीं। इमरान खान तो सबको एक ही तरह से देखते हैं और एक तरफ से हर महाज को उन्होंने दुश्मनियाँ बनाई होती हैं। तो अभी जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब की ये परेशानी है कि नून लीग इतने ज़्यादा सीटें ना ले जाए कि इन्हें हमारी ज़रूरत ही ना रहे और फिर ये अपना आल एंड आल हो जाए
और जो मर्जी चाहें वो करते रहें। इसके लिए ये जो हैं वो पीटीआई को बीच में लाना चाहते हैं ताकि पीटीआई भी कुछ सीटें लेके जाए और नून लीग और इस बात का यानी कि किया जाए कि नून लीग, पीपल पार्टी और जो है मौलाना फजल रहमान की जमात इन पे यानी कि वो इस तरह हो कि जैसे इनके मरहूने मिन्नत रहे, इनके बगैर नून लीग की हुकूमत ना बन सके, ताकि इन पर हमारा प्रेशर भी इन पे रहे और हमें भी कुछ 2-4 वजारतें मिल जाएं 5 साल के लिए। तो इसलिए इनको अब ये आ गया कि इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको सब माने। तो अभी इलेक्शन का भी है, इलेक्शन कब होगा? तो जियो न्यूज़ की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने यानी कि ऑफिशियली तो नहीं बताया, लेकिन 28 जनवरी जो है बरोज़ अतवार इलेक्शन की डेट आ रही है। देखें अब कौन सी डेट फिक्स होती है, जब तक वो इसका ऐलान नहीं कर देते, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि 28 जनवरी बरोज़ अतवार को मुल्क भर में इलेक्शन हो जाएंगे और इलेक्शन लाजमी होंगे। इलेक्शन होंगे तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा साहब, अगर इलेक्शन होंगे तो वो ये रहेंगे, वरना ये बड़े यानी कि लोग तो बड़ी बातें करते हैं इनके बारे में बड़े, लेकिन ये बड़े अपराइट और बड़े यानी कि असूलों वाले आदमी हैं। जब यानी कि एक पेज पे थी हुकूमत पिछली, तो उस वक्त भी इन्होंने डस्का के इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था। तो ये बड़े अपराइट आदमी हैं, इलेक्शन अगर होंगे तो ये रहेंगे, वरना फिर ये इस्तीफ़ा दे देंगे। और मुझे नहीं लगता, शायद इस्टेब्लिशमेंट की कोई ख्वाहिश हो कि इलेक्शन ना हो, ख्वाहिश होगी उनकी, लाजमी बात है कि इसी तरह का बंदोबस्त चलता रहे, लेकिन इस वक्त जस्टिस फाइज ईसा के होते हुए और इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए ये हो नहीं सकता कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन होंगे और लाजमी होंगे, वरना फिर ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये मुस्तफ़ी हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त हमारी कौम का यही है कि इलेक्शन हो, पहले तो यही नहीं पता कि इलेक्शन क्या होंगे। इस वक्त सबसे यानी कि बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर हम ये सोचा करेंगे या ये पूछा करेंगे या ये बताया करेंगे कि ये हुकूमत पूरी करेगी कि नहीं अपनी मुद्दत। यानी कि पाकिस्तान में पहले इलेक्शन, फिर हुकूमत पे लग जाती हैं शर्तें कि यार ये हुकूमत पूरी, कभी वो जनाब जो है सियासी इत्तेहाद रूठ के है, कभी वो वाली सियासी जमात रूठ गई है, पता नहीं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर दी है कि नहीं कर दी। इसके लिए ये है कि हमारी दुआ है कि इलेक्शन हो और जो जीतें और फिर इलेक्शन हो, वो उनको 5 साल के लिए हुकूमत करने का भी मौका मिले। जब हुकूमत करेंगे तो फिर ये होगा कि यानी कि सरमायाकारी और तमाम चीज़ें, इसके लिए सियासी तौर पे पुरअमन होना और मुल्क में एक जैसे हालात होना बड़ा ज़रूरी है। ये यानी कि आप कह सकते हैं कि कभी ये हो रहा है, कभी उधर मुजाहरे हो रहे हैं, कभी बेचैनी और सियासी अफरा तफरी, ये सरमायाकारी के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए इसके बारे में क्या होता है। दूसरी खबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास थी कि उधर उनका इजलास हुआ, उसमें जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस तारक महसूद और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समीर भट्टी और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर खान मौजूद थे। और उन्होंने जो कंप्लेन आई थी उन कंप्लेनों को देखा, कुछ तो बड़ी बुद्धी सी और सरसरी सी कंप्लेनें थी, उन्होंने उनको निकाल दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी और अहम कंप्लेन जो थी वो जस्टिस मुज़ाहर अली नकवी के ख़िलाफ़ थी और मुज़ाहर नकवी को उन्होंने शोकाज नोटिस दे दिया है कि आप हमें बताएं कि 14 दिन के अंदर अंदर अपने जो आपके इल्ज़ामात हैं आप पे, उसके बारे में हमें जवाब दें। उसमें वही था, लाहौरी ग्रुप जो था यानी कि अमीर अली भट्टी और एजाजुल हसन साहब, उन्होंने कहा कि ये शोकाज नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3-2 की बढ़तरी की वजह से उनको शोकाज नोटिस जारी हो गया है। तो आप देखें वो अपने शोकाज नोटिस में क्या कहते हैं। इमरान खान या पीटीआई की जो लायर्स हैं और इमरान खान जो है वो तो चाहते हैं कि मुज़ाहर अली नकवी डट जाएं, मुकाबला करें और देखें क्या होता है। बाकी ये इतना आसान काम नहीं होगा, पहले वो जवाब देंगे, फिर इजलास होगा, फिर चलता रहेगा, तो काफ़ी ये मुश्किल काम होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो है मैंने देखा है वो यानी कि वाइट क्राइम्स को पाकिस्तान में साबित करना बहुत मुश्किल है। हालांकि उन पे इल्ज़ामात यही साफ नज़र आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक 4 कनाल का लाहौर में यानी कि अरबों का प्लाट कैसे ले लिया, गुजरांवाला में उन्होंने एक अरबों का टावर कैसे खड़ा कर लिया, और एक केस ऐसा था शाहरुख जतोई वाला, उसमें उन्होंने फैसला दिया और अगले कुछ दिन बाद वो उनको लाहौर में एक मकान गिफ्ट मिल गया जिसकी एक मशकूक सी ट्रांजैक्शनें
हैं। ले और फिर जो ऑडियो केस आई हैं वो भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। तो केस उनके खिलाफ बड़े मजबूत हैं। और जो हमारे जो व्लॉगर्स जो सहाफ़ी हज़रात कह रहे हैं कि मज़हर अली नकवी फंस गए, ये हो गया, तो ये बड़ा एक दिलचस्प सिचुएशन होगी, क्योंकि मज़हर अली नकवी भी इतने कमज़ोर आदमी नहीं हैं। और उन्होंने जब से इतने अरसे से केस चल रहा है, मई जून से ये रेफरेंस आया हुआ है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने सबूत ज़रूर इकट्ठे किए होंगे। कोई अपनी जो क्या कहते हैं कि मनी ट्रेल वगैरह बनाई होगी। और इसमें ना एक यानी कि इंग्लिश फिल्म या एक सस्पेंस वाली फिल्म जैसा सीन होगा, जैसे एक अजय देवगन की फिल्म थी कि जिसमें उसकी बेटी से कत्ल हो जाता है, तो वो फिर ना एक क्राइम राइटर से एक स्टोरी लिखवाता है, और जो क्राइम राइटर लिखता है उसी तरह वो सारे काम करता है, और पुलिस पूरी कोशिशों के बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, और उसके पास सारी स्टोरी उसी करती है, और कहता है किताब लिख देता है। तो ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त फौजदारी केसेस के जो सबसे बड़े जज हैं वो जस्टिस मुज़हर नकवी हैं, और उनके खिलाफ फौजदारी की शिकायत है। तो ये एक बड़ा यानी कि मैं कहता हूँ कि इस पर एक फिल्म या एक थ्रिलर बन सकता है, या एक वेब सीरीज बन सकती है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज है जो कि फौजदारी में के केसों पे बड़ी अबूर हासिल रखता है, और उसके खिलाफ फौजदारी केस चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस पर साबित करना ज़रा ना बड़े यानी कि मुश्किल काम होगा। जो फिर मुझे तो लगता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट वाला जो मामला है, जो कॉल हुई थी, वही साबित हो सकी थी। बाकी मनी ट्रेल को साबित करना जो है ना, जहाँ मुज़हर अली नकवी के लिए मुश्किलात होंगी, तो वहाँ दूसरी के लिए भी मुश्किलात होगी जो शिकायत कुंद हैं कि वो उसको साबित तो करें। तो आज के व्लॉग के लिए ये यानी कि बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेजी इसमें होगी। अब देखें इसमें क्या होता है। अब उनके साथ भी कुछ लोग हैं, मुज़हर अली नकवी के साथ लोग, वो जो उनके साथ हैं वो अपने यानी कि हर एक बंदा जैसे पहले कहा अपने मफाद के लिए, जब ये मफाद इकट्ठे हो जाते हैं तो ये लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के अपने मफादात हैं जिसकी वजह से वो मुज़हर अली नकवी के साथ इकट्ठे हैं। तो बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।